किसी जोशी के पास जाओ, वो जब अपना हाथ देख रहे होते हैं तो वो ऐसे कुछ जूम करके देख रहे होते हैं, अपनी लाइनों को देख रहे होते हैं। अपनी पुरानी वाली घड़ियों को सही करवाने जाओ तो जो सही कर रहा होता है वो आंख में कुछ ऐसे फंसाया होता है। इतने से ग्लास के टुकड़े में क्या जादू है यार। चलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहला टॉपिक, इस कांच के टुकड़े से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप करता क्या है यार। देखो कितनी छोटी सी, कितनी सिंपल सी चीज है। अगर आपकी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, तो उसकी एक वर्चुअल इनलार्ज इमेज कॉन्वेक्स लेंस पीछे साइड पर बना देता है। ये हमने पढ़ा था केस कॉन्वेक्स का। बिल्कुल सिंपल है। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, एक रे एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, एक रे पैरेलल जो फोकस से होकर जाएगी। और जब ये दोनों रेज हमारी आईज में आएंगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से आ रही हैं और इस पॉइंट पर बन जाएगी हमारे पास एक एनलार्ज इमेज। ये जो है ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप का। मगर सिंपल माइक्रोस्कोप को समझने के लिए हमें इसका जो डेरिवेशन आता है वो है एंगुलर मैग्निफिकेशन का, उसे करना होगा। और एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एंगुलर मैग्निफिकेशन होता क्या है। देखो यार, दूर, बहुत दूर, अगर तुम्हारे पास कोई बहुत दूर पे कोई पहाड़ सा दिख रहा है तुमको, तो उसको देखोगे तो बहुत छोटा सा दिखेगा। ऐसा लगेगा कि तुम अभी बैठोगे और ऐसे ही पार कर जाओगे उसको। जब उसके नीचे जाके देखते हो तो वो इतना ऊपर दिखता है, इतना बड़ा दिखता है कि समझ में आ जाता है बेटा दूर से जो दिख रहा था ना वो सिर्फ ख्याली पुलाव था अपना। ये जो मार्कर है ना, इस समय अगर मैं इस मार्कर को देखूं, ये मार्कर तुमको बहुत छोटा दिख रहा होगा, मगर अगर मैं इस मार्कर को तुम्हारे पास ले आऊं तो ये मार्कर शायद अब तुम्हें पूरा दिखना भी बंद हो चुका होगा। सो ये जो चीजें हैं, मतलब कि एक सिंपल चीज है मगर इसका साइज बड़ा और छोटा हो रहा है। क्यों बड़ा और छोटा हो रहा है? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारी आंखों के ऊपर जो एंगल बनाता है इसे हम बोलते हैं विजुअल एंगल। और ये जो विजुअल एंगल है, जब छोटा है तो ऑब्जेक्ट हमको छोटी दिखती है, और जब ये विजुअल एंगल बड़ा हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें बड़ी दिखने लगती है। बस इसी विजुअल एंगल का खेल है दोस्तों। और जब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो हम यही देखेंगे कि इमेज ने हमारी आंखों के ऊपर कितना एंगल बनाया और ऑब्जेक्ट ने हमारी आंखों के ऊपर क्या एंगल बनाया। अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अगर अपन बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो नियर पॉइंट होता है, मतलब कि नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, है ना, समझ रहे हो तुम लोग। अब नॉर्मल की बातें मत करना, नहीं तो यहां रख के कहो हमें तो क्लियर दिख रहा है, आपने गलत पढ़ा दिया। ऐसा कुछ नहीं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए उसकी जो नियर पॉइंट होता है, जहां तक वो चीजों को क्लियरली देख सकता है अलग अलग, ध्यान रखना, चीजों को क्लियरली देख सकता है अलग अलग, वो पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। उसे हम बोलते हैं नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV। अगर LDDV लिखा हो या नियर पॉइंट लिखा हो तो समझ जाना कि ये ऑब्वियसली हमारे आंखों के सबसे पास वाला पॉइंट है जहां तक हमें चीजें क्लियर दिखती हैं। तो जब एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात आती है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट और LDDV। मतलब जब हमारी इमेज को हम इस तरह से सेट करेंगे, लेंस को और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, कि इमेज जो है वो कहां पर बन जाए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन जाए, उस समय वो जो हमारी आईज पर एंगल बनाएगा उस एंगल को हम कहेंगे बीटा। याद रखना, इमेज कहां बन रही है हमारी? इमेज फॉर्म्ड एट LDDV। अब इसके बाद एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई प्लेस्ड एट LDDV, मतलब कि हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रख देंगे? हमारे नियर पॉइंट पर रख देंगे और हम कहेंगे कि भाई इसने कितना एंगल बनाया हमारी आई पर, मान लेते हैं अल्फा। तो इनका जो रेशो है उसे हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई एंड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन बोथ आर एट LDDV, जब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर या नियर पॉइंट पर हो। इसको हम कहेंगे बीटा, इसको हम कहेंगे अल्फा। बीटा बाय अल्फा क्योंकि एंगल छोटा होगा। अगर एंगल, भैया आंखें इतनी बड़ी तो है नहीं यार, अपन कुंभकर्ण टाइप आंखें तो रखते नहीं है कि बहुत बड़े बड़े वो बन रहे होंगे। तो अगर एंगल छोटा है तो टेन थीटा, साइन थीटा या टेन थीटा, हम थीटा को लिख सकते हैं। तो बीटा बन जाएगा 10 बीटा और अल्फा बन जाएगा 10 अल्फा। सो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 10 बीटा बाय 10 अल्फा। ये हमारे पास था एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम बता दिया, एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बता दिया। चलो अब ड्राइव कर लेते हैं। देखो सिंपल तरीका, बहुत सिंपल तरीका। ये मैंने जैसा तुमसे हमेशा कहा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसकी फाइनल इमेज यहां पर बन रही थी,
अभी डायग्राम पे मत जाना, डर जाओगे। ये फाइनल इमेज बन रही थी, ठीक है। अब ये जो फाइनल इमेज है इसको अपन कहां पर बनाएंगे, इस फाइनल इमेज को अपन बनाएंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, इसको अपन लिखेंगे डी, ठीक है। ये डी पर हमारी फाइनल इमेज बन रही है। इसने जो हमारी आई के ऊपर एंगल बनाया, ये जो हमारी आई के ऊपर एंगल बन रहा है, ये एंगल हो गया बीटा। अब इतने बड़े ट्राइंगल को लेने की जगह पर, क्योंकि अपन को तो tan बीटा बाय tan अल्फा चाहिए, हम क्या करेंगे, ये पिद्दू सा ट्राइंगल ले लेंगे, इससे भी तो बीटा निकल आएगा ना। तो tan बीटा के लिए हमने ले लिया AOB। अगर हम AOB ट्राइंगल लें तो tan बीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर जो कि है AB अपॉन बेस जो कि है OB। अब बेस जो है ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना ऑप्टिकल सेंटर से, तो अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस को अपन कहेंगे UE, क्योंकि ये इस तरफ है इसीलिए नेगेटिव। तो tan बीटा तुम्हारे पास बन जाएगा AB अपॉन माइनस का UE। माइनस क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन के कारण माइनस आ रहा है। सो ये आ गई तुम्हारे पास tan बीटा की वैल्यू। अब तुम्हें चाहिए tan अल्फा, इसके लिए मैं तुम्हें वापस लेके आता हूं इस डेफिनेशन की तरफ। मैंने कहा था एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट नियर पॉइंट, मतलब ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे रखना पड़ेगा। और इसीलिए ये वाला जो पार्ट है ना डायग्राम का, ये हमें समझ में नहीं आता बुक में कि यार ये हो कैसे सकता है। ऑब्जेक्ट थी तो इमेज वहां बन गई, ये क्या है, ये कुछ है नहीं, ये अल्फा को मेजर करने के लिए अलग से बनाया गया है। मतलब तुमने ऑब्जेक्ट को उठाया यहां से और इस ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, और इस ऑब्जेक्ट ने जो तुम्हारी आईज के ऊपर एंगल बनाया उस एंगल को अपन कहते हैं अल्फा। अब अल्फा निकालने के लिए इसको मैंने ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां रखा, ये मेरी ऑब्जेक्ट आ चुकी है। अब A डबल डैश B डैश इसका नाम है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू AB, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बराबर ही रखा हुआ है। तो अब ये ट्राइंगल में अगर अपन देखें A डबल डैश O B डैश, इस ट्राइंगल में अगर अपन देखें तो tan अल्फा कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, tan अल्फा आ जाएगा A डबल डैश B डैश और ये डिस्टेंस अपॉन में। अब ये डिस्टेंस कितनी है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इमेज वहीं बनती है और हम भी तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन चाहिए, और ये क्योंकि इस तरफ है इसीलिए माइनस का, तो A डबल डैश B डैश अपॉन माइनस का D tan बीटा। और A डबल डैश B डैश ये जो है ये ऑब्जेक्ट के बराबर है, अगर ऑब्जेक्ट के बराबर है तो इसको लिख दिया अपन ने AB, tan अल्फा आ जाएगा AB अपॉन माइनस का D। ओके आ गया, AB आ गया, माइनस डी भी मिल गया, माइनस साइन कन्वेंशन के कारण मिला। tan अल्फा आ चुका है, बिल्कुल ठीक। tan बीटा आ चुका है, बिल्कुल ठीक। मैग्निफिकेशन के लिए क्या चाहिए था, tan बीटा अपॉन tan अल्फा करना था, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू tan बीटा AB अपॉन माइनस UE और tan अल्फा AB अपॉन माइनस का D। AB से AB कैंसिल हो गया, ये D चला गया ऊपर, माइनस से माइनस भी कैंसिल, आंसर आ गया D बाई UE। ये आपके पास फॉर्मूला है किस चीज का, जब आपकी इमेज कहां बन रही है LD/DV पर, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया D बाई UE। मगर अपन लोग क्या है, मानते नहीं है, अपने बुक वाले भी नहीं मानते, अपने पेपर सेटर भी नहीं मानते। वो हमसे कहते हैं कि आप हमें फॉर्मूला निकाल के दो फोकल लेंथ के टर्म्स में। हमने कहा ठीक है, अगर हमारी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट पर बन रही है तो भैया लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ई क्यों लिख रहा हूं बार बार, आप कहोगे, तो देखो भाई, जो लेंस, अभी तो एक ही लेंस है, जो लेंस आंखों के पास होता है उसे बोलते हैं आईपीस, जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। अब यहां तो एक ही लेंस है इसीलिए उसको आईपीस लिख रहे हैं, आईपीस के कारण इसको FE लिख रहे हैं। तो 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है, वैसे ही रहने दो। इमेज बन रही थी अपनी माइनस D पर, माइनस क्यों, क्योंकि इधर बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, मतलब माइनस का UE है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये D इधर आ जाएगा, 1/FE प्लस 1/D इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इज इक्वल टू 1/UE। जैसे ही आया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, D अपॉन UE, अपॉन UE को ऐसे 1/UE लिख सकते हैं, और ये 1/UE की वैल्यू उठाओ और यहां रख दो तो आ जाएगा D इंटू 1/FE प्लस 1/D, और D अंदर गया तो 1 प्लस D बाई FE। आपका मैग्निफिकेशन आ चुका है 1 प्लस D बाई FE। किसके टर्म्स में आया, ये आया है आपका इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। और अगर आपसे कोई कहे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में चाहिए तो वो है m इज इक्वल टू D बाई UE। सिंपल माइक्रोस्कोप को सिंपल तरीके से खत्म कर दिया। अब अपन क्या होता है, जब खत्म होती ना चीजें तो ऐसे तो खत्म होती नहीं है, तो हमसे क्या कहा जाएगा, हमसे कहा जाएगा अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर बने तो, इमेज इंफिनिटी पर बने तो, मतलब आपकी ऑब्जेक्ट कहां रखें। अब फाइनल इमेज मुझे कहां चाहिए, इंफिनिटी पर चाहिए। इंफिनिटी पर तो तब मिलेगी जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हुई हो,
फोकस पर रखी हुई हो, तो एक रे तो ऑप्टिकल सेंटर से चली गई और एक रे जो पैरेलल गई थी वो फोकस से होकर चली गई, और ये दोनों रेज कहां जाकर मिलने वाली हैं? इंफिनिटी पर। तो एक बहुत बड़ी इनलार्ज इमेज आपको दिखने वाली है, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि ये कहां जाकर मिलेंगी? इंफिनिटी पर। और ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर रखी हो, मतलब कि यूई एफई के बराबर हो, तो मैग्निफिकेशन आपका निकल कर आ जाएगा m इज इक्वल्स टू डी बाई यूई। यूई की जगह पर रख दो एफई, आपका मैग्निफिकेशन आ गया डी बाई एफई। इसके पहले वाले केस में आपका मैग्निफिकेशन आया था 1 प्लस डी बाई एफ ई। ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्ट पास में बनेगी तो एंगल बड़ा बनाएगी, मैग्निफिकेशन ज्यादा है। और जब आपके केस में ऑब्जेक्ट फाइनली इमेज इंफिनिटी पर चली गई, ऑब्जेक्ट जब एलडीडीवी पर थी तो 1 प्लस डी बाई एफ ई, जब इमेज इंफिनिटी पर चली गई तो ये हो जाएगा डी बाई एफ ई। सो बस कहानी खत्म हो गई, इमेज इंफिनिटी डी बाई एफ ई। ये मैग्निफिकेशन कम है एज कंपेयर टू नियर पॉइंट वाला, बट ये भी आ सकता है एग्जाम में, वो भी आ सकता है, और दोनों बना दोगे तो फिर मार्क्स कटने के तो चांस बनते ही नहीं है। सिंपल तरीके से हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ लिया। अब जोशी साहब से कहना कि देखिए आप जो कर रहे हो ना, आप कर तो अच्छा काम रहे हो, मगर ये कैसे काम कर रहा है आपका जो लेंस है जिससे आप देख रहे हो हमारी हाथों की लाइनों को, वो हमें पता है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, पास में लेके आइए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मेरे हाथ को लेकर आइए, बड़ी सी इमेज बन जाएगी। क्यों बन रही थी, क्या मैग्निफिकेशन था, वो सब अपन ने देख लिया। तो कीप सपोर्टिंग अस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना, और तुम्हारे जो अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं उनको कम मत होने देना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहानी शुरू करने जा रहे हैं अपन। अभी तक अपन एक लेंस पर बात कर रहे थे, अब टाइम आ चुका है 2 लेंसेस का। चलिए पढ़ते हैं। तो देखो यार, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पढ़ाने का अपना तरीका बदल रहा हूं, थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ाऊंगा। ब्रेक करके इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक साथ पढ़ाने पे तो आज तक सबने पढ़ाया, समझ कहां आया। तोड़कर समझते हैं इसको, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाली पॉलिसी अपनाते हैं और ये सीधे दिमाग में घुसेगा। कैसे? देखो, सबसे पहले तो 2 लेंस है मेरे पास, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक आईपीस लेंस है। ऑब्जेक्टिव का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, आईपीस का कंपैरेटिवली, ऐसे जनरली दोनों के साइज लगभग सेम होते हैं, बट आईपीस का जो आई लेंस होता है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों होता है, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। उसका रीजन ये है कि माइक्रोस्कोप का काम क्या है भाई, तुम्हें पिद्दू पिद्दू सी चीजों को देखना है, बहुत छोटी छोटी सी चीजों को। अब अगर तुमने आईपीस का ऑब्जेक्टिव का साइज बढ़ा दिया, ऑब्जेक्टिव का साइज, तो होगा क्या, होगा ये कि आसपास के सारी जगह से रेज जो है आपके पास आएंगी। इतना बड़ा एरिया आपके पास है ऑब्जेक्टिव का। अब अगर आपने बड़ा कर दिया, आपको फोकस करना था छोटी सी स्लाइड पर, मगर अब यहां की भी रेज आ रही है, यहां की भी, अपन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो क्या करने का है, बिल्कुल छोटा सा आईपीस रखो। अगर डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्टिव रखो। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज बहुत छोटा, ताकि जो ऑब्जेक्ट्स है, सिर्फ अपन छोटी छोटी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स जो देख रहे होते हैं, सिर्फ हमारे पास वही फोकस रहे। अब यहां पर हम क्या करते हैं, देखो भाई, पहले वाले केस में क्या होता था, पहले वाले केस में आपकी जो ऑब्जेक्ट होती थी वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होती थी। सिंपल माइक्रोस्कोप में तो वर्चुअल इमेज बनती थी। अगर भाई इस बार भी तुम यहां रख दोगे, ये आपके पास है ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर, ये है आपके पास फोकस। अब अगर फोकस और इसके बीच में रखोगे तो यही इमेज बन जाएगी, वर्चुअल होगी। तो इस लेंस को काहे के लिए रखा है भाई तुमने, फेंक दो इसको, फिर तो सिंपल माइक्रोस्कोप से ही काम चल जाएगा। नहीं, हमको तो कंपाउंड चाहिए, इसीलिए अब हमको रियल इमेज बनानी है। तो बेसिक पर्पस अपना यह है कि ऑब्जेक्ट को अपन फोकस से थोड़ा सा बाहर रखेंगे। अब ऑब्जेक्टिव को फोकस से थोड़ा बाहर रखेंगे तो ये जो लेंस है, अगर ऑब्जेक्टिव, आपकी जो ऑब्जेक्ट है अगर फोकस के बाहर होती है तो इमेज बनती है 2f के बियॉन्ड, किसके, इसके 2f के बियॉन्ड, और बड़ी बनेगी। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज बन गई। यहां पर अभी इसमें रिलेटिवली छोटी दिख रही है, उसकी टेंशन मत लो, ये इमेज बड़ी बनती है। ठीक है, अब ये इमेज आपके पास जब बड़ी बनती है, फाइनली ये जो इमेज बनी ऑब्जेक्टिव के कारण, ये इस लेंस के लिए क्या करती है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। और जब ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है तो फाइनली यहां पर क्या बना देती है, उसकी एक एनलार्ज इमेज। ठीक है, सो यहां पर आपके पास एक एनलार्ज इमेज बन जाती है। सो बिल्कुल सिंपल तरीके से इस चीज को अपन को समझना है। क्या समझना है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर है, ये वाले लेंस से एक रे तो आपकी चली पैरेलल, ये वाली जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई अनडिविएटेड सीधी, और ये वाली रे जो आपकी पैरेलल जा रही है, पैरेलल वाली रे
पास हो गई फोकस से, और फोकस से पास होके यहां पर मीट हुई, यहां पर आपकी बन गई इमेज। ये हो गया आपके पास a डैश b डैश, ये आपके पास हो गया था क्या ab। ये सिर्फ इसका काम था, इसका पर्पस था। अब भूल जाओ इसको, अब अपन इसको भूल गए, ये रिलेटिवली बड़ी होनी चाहिए थी, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। अब अगर अपन यहां पर देखें, ये अपने पास है आईपीस। आईपीस की अगर अपन बात करें तो एक रे तो ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, दूसरी रे को सीधे भेजो और यहां से डाइवर्ट कर दो। अब मैं तुमको इसका रास्ता बताता हूं। देखो, ये वाली रे पे आपका कंट्रोल है, ये वाली ऑप्टिकल सेंटर वाली रे पे आपका कंट्रोल नहीं है। अब कई लोग तुम में से, तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि वर्चुअल इमेज यहां बनेगी, हमारी वाली बुक में तो यहां पे बना हुआ है, किसी बुक में यहां भी बना हुआ है, किसी बुक में यहां भी बना हुआ है, बाबा जी कहां बना है? अबे वर्चुअल पे तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, वो बनती थोड़ी ना है, वो तो लगता है कि वहां पर है, तो वो तो कहीं पर भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दिस डिस्टेंस यूई। तो इसीलिए ये टेंशन मत लेना। आपको अगर यहां इमेज बनानी है तो इस वाली रे को एक्स्ट्रापोलेट करना, और ये जो रे जा रही है इस यहां पर स्केल रखना, और यहां इमेज बनानी है तो यहां से ज्वाइन कर देना और इस लाइन को आगे जाके डार्क कर देना। तो ये आपके पास फाइनली यहां पर आपकी बन जाएगी फाइनल इमेज। मेरी बात समझ में आई होगी तो तुम्हें मजा आया होगा, नहीं तो टेंशन मत लो, इसको डाइवर्ज करके ऐसे भेज देना, जहां पर मिले वहां पर फाइनल इमेज बना देना। फाइनल इमेज अपन कहां पर बनाएंगे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब नियर पॉइंट पर, जो आई का नियर पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि अपन चाहते हैं कि इमेज पास, जितनी पास हो सके उतनी पास बने। क्यों बने जितनी पास अपन बनाना चाहते हैं? वो इसीलिए क्योंकि जितनी पास होगी उतना ज्यादा विजुअल एंगल होगा। अब अगर हम लोग देखें तो नियर पॉइंट से पास हमें चीजें धुंधली दिखती हैं, इसीलिए हम नियर पॉइंट पर ही बनाएंगे इसको। तो ये आपके पास हुआ डायग्राम। फिर से समझा रहा हूं क्योंकि इसके आगे का काम तो बहुत आसान है, सिर्फ डायग्राम समझना सबसे भारी काम है। ये आपके पास है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट को रखोगे फोकस से बाहर ताकि उसकी एक रियल इनलार्ज इमेज बने। जब रियल इनलार्ज इमेज बनेगी तो यहां जो इमेज बनी आपके पास, वो इमेज इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और ये फाइनली, क्योंकि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बन रही है, तो ये उसकी लार्ज वर्चुअल इमेज यहां पे बना देगा। ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये एक्चुअली में सिंपल माइक्रोस्कोप है। आपने सिर्फ इसका काम इतना किया है कि एक बार और मैग्नीफाई कर लिया आपने, इसीलिए ये वाला पार्ट जो है, यहां पर जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। सिर्फ 2 बार मैग्नीफाई कर रहे हो ताकि आपका मैग्नीफिकेशन बढ़ जाए, और कुछ नहीं करते आप। अब अपने एग्जाम में आता है, क्योंकि सैंपल पेपर में तो आया है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बताओ, मैग्नीफिकेशन निकाल कर दिखाओ। कंपाउंड भी पूछ लिया, एस्ट्रोनॉमिकल भी पूछ लिया, टेलीस्कोप, अभी कंपाउंड पे चल रहे हैं अपन। तो मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन आई। कहां पर इमेज, कहां बनाई है अपन लोगों ने? नियर पॉइंट पर, LDDV पर। उस एंगल को अपन बोलेंगे बीटा। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई प्लेस्ड एट नियर पॉइंट, उसको बनाया था, इसको रखेंगे अल्फा। ये याद रखना, प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? LDDV पर रखोगे, तब जाकर तुम्हें अल्फा मिलेगा। बीटा और अल्फा। अगर एंगल स्मॉल है तो थीटा को साइन थीटा और टेन थीटा लिख सकते हैं। यहां फायदा टेन थीटा से मिल रहा है, इसीलिए हम टेन थीटा ले रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। सो टेन थीटा, सो बीटा को नियरली टेन बीटा, अल्फा को नियरली टेन अल्फा। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू टेन बीटा बाय टेन अल्फा। चाहो तो इसको एक इक्वेशन बना दो, और आगे जाके अपन अब इसका यूज करने वाले। अब अपन करेंगे डेरिवेशन। मुझे चाहिए बीटा और अल्फा। बीटा क्या है? इमेज कहां बन रही है? LDDV पर। वो आंखों पर जो एंगल बनाएगी, आईपीस पर जो एंगल बनाएगी, क्योंकि आंखें तो आईपीस से चिपकी हुई हैं, तो वो एंगल है बीटा। और जो इमेज, जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे LDDV पर, नियर पॉइंट पर, वो जो आंखों पर आईपीस पर इमेज बनाएगी, वो अल्फा, ठीक है। अब अल्फा और बीटा निकालना है, मतलब अल्टीमेटली तुम्हें टेन बीटा और टेन अल्फा निकालना है। तो ये अपना डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम में अगर तुम गौर से देखो तो ये जो इमेज है अपनी, ये फाइनल वाली इमेज, ये बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो ये ट्राइंगल है, ये एंगल जो तुम्हारे पास बनेगा, ये वाला एंगल, ये बीटा एंगल हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये फाइनली इमेज ये है आपकी, और ये जो एंगल बना रही है वो कितना एंगल बना रही है? आपके ऊपर बीटा एंगल बना रही है आंखों के पास, क्योंकि LDDV पर बन रही है। तो ये एंगल हो गया बीटा। अब मैं इतना बड़ा ट्राइंगल क्यों लूं? मैं तो छोटे से ट्राइंगल से ही काम चला लेता हूं ना, पिद्दू से, क्योंकि इसके लिए भी तो ये बीटा ही होगा। तो मैंने ये ले लिया टेन बीटा के लिए ट्राइंगल A'OE B'। टेन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर A' B', बेस क्या हो गया? OE B', और ये डिस्टेंस क्या है?
इस आईपीस के लिए आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसीलिए इसको लिख रहे हैं यूई। ई लगाने का मतलब है सिर्फ कि सिर्फ आईपीस के लिए, ओ लगाने का मतलब है ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो अगर यहां पर देखें तो ये ओई जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तुम्हारे पास किसके बराबर है, माइनस यूई। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ है। तो आपके पास tan बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए डैश बी डैश जो कि था ये अपॉन माइनस का यूई, ये डिस्टेंस माइनस का यूई, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या चाहिए तुमको, अल्फा। अल्फा तो बाबा जी दिख ही नहीं रहा, डायग्राम तो इनकम्प्लीट बनाया अभी तक आपने, बिल्कुल सही कह रहे हो, इनकम्प्लीट डायग्राम है अभी तक। चलो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों नहीं कंप्लीट किया था? क्योंकि यही वो पार्ट है जो हमारी बुक्स हमें समझा नहीं पाती। बाबा जी आपका डायग्राम इनकम्प्लीट था, गलत नहीं था, इनकम्प्लीट था। अब कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, इसी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं अपन। सबसे पहले ये देखो, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर आप रख दोगे एलडीडीवी पे। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठाया और इसको रख दिया यहां पे एलडीडीवी पे। ये जो साइज है अपने पास, इसको मैं नाम दे देता हूं ए ट्रिपल डैश, ठीक है, डबल डैश ले चुके थे, ट्रिपल डैश। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आंखों पर जो एंगल बनाएगी, उस एंगल को अपन कहेंगे अल्फा। ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, ये अलग से किया है। जब इस पूरे को देखते हैं तो डर लगता है कि ये हुआ क्या, अरे कुछ नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां रखा है नहीं, ये इमेज तो ऐसी बन रही थी कुछ, ये तो अल्फा निकालने के लिए अपन ने यहां रखा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, क्योंकि वो जब आंखों पर एंगल बनाएगा तो वो एंगल होगा अल्फा। चलो ठीक है, अगर ये बात भी समझ में आ गई तो यहां पर अपन रख देते हैं, और ये अपन ने रख दिया ऑब्जेक्ट को ए ट्रिपल डैश, और ये जो हमारी आईज पर एंगल बना रही है, ये एंगल हो गया अल्फा। तो अब ये वाला ट्राइंगल मिलेगा अपन को, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश ओई, इस वाले ट्राइंगल में देखें तो ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश, और ये आ गया आपके पास बेस, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ओई बी डबल डैश, ओई बी डबल डैश। अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ तो ए बी के ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो मैंने इसको ऑब्जेक्ट के बराबर कर दिया, और ये डिस्टेंस तो एलडीडीवी है यहां से लेके यहां तक की, तो ये हो गया मेरे पास माइनस का डी। क्यों? क्योंकि इस तरफ है। जैसे ही रखा tan अल्फा की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन माइनस का डी। अब तुम्हारे पास tan बीटा है, बिल्कुल है, tan अल्फा है, बिल्कुल है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है tan बीटा बाय tan अल्फा। लो भाई रख दो उस फॉर्मूले में इक्वेशन 1 2 3। जैसे ये tan बीटा, ये वाला, ये tan अल्फा, ये वाला, ए बी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू इंटू डी, ऊपर चला गया डी बाई यूई, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब गौर से देखो, डी बाई यूई तो सिंपल माइक्रोस्कोप का था, तब एक लेंस था, अब यहां पर दो लेंस हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी बाई यूई। अरे भाई अगर इस ऑब्जेक्टिव लेंस को देखो तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ए डैश बी डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज, और इसके लिए ए बी क्या है तुम्हारे लिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन। मतलब कि ये आपके ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है, ये बन गया एमओ। और अगर आप देखो डी, ये क्या है, ये देखो ये आपके पास है वीई, क्योंकि मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू वी बाई यू। तो अगर आप आईपीस को देखो तो आपकी इमेज बन रही है डी पर, और ऑब्जेक्ट रखी हुई है यूई पर, वी की जगह पे डी और यू की जगह पे यूई। तो ये जो आपके पास है ये क्या बन गया, डी बाई यूई, यानी एक्चुअली में ये मैग्निफिकेशन है वी बाई यू तो है, किसके लिए है ये वी बाई यू, आईपीस के लिए। तो ये बन गया मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, यानी कि टोटल मैग्निफिकेशन इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ व्हाट, आईपीस। कहानी खत्म। और अगर ये कहानी खत्म तो देखो गौर से, ये जो अपने पास ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन था, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने कहा उसको वी बाई यू लिख सकते हैं। अब अगर आप देखो तो इस केस में यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो अपने पास वीओ है ये तो प्लस का है, इधर है, और यूओ इधर है, तो ये तो माइनस का है। अगर ये माइनस का है तो आपके पास ये आ जाएगा वीओ अपॉन माइनस का यूओ, यानी कि नेगेटिव वीओ बाई यूओ। तो इस मैग्निफिकेशन एमओ की जगह पर मैंने रख दिया वीओ बाई यूओ, और डी बाई यूई तो मेरे पास पहले से ही था मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, उसको रख दिया मैंने डी बाई यूई। आपके सामने एक सुंदर सा फॉर्मूला निकल के आ गया मैग्निफिकेशन का, माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी बाई यूई, दैट्स इट। ये फॉर्मूला आ गया यूई के टर्म्स में। फिर से समझ लो अच्छे से, कुछ नहीं किया है अपन ने सीधे एमओ इंटू, अगर तुम पेपर में फंस जाओ,
10 बीटा 10 अल्फा और ये शब्द करने में दिक्कत आ रही है तो आप एक काम और कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एमओ इंटू एमई, और एमओ की वैल्यू रख दोगे क्या, वीओ अपॉन यूओ, और एमई की वैल्यू क्या रख दोगे, एमई की वैल्यू रख दोगे वीई अपॉन यूई, और वीई जो इमेज बना रहा है वो डिस्टेंस किस पर बना रहा है, नियर पॉइंट पर, तो डी, बस बात खत्म। ये आ गया आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब अपने पास दो केस आते हैं दोस्तों, वो दो केस कौन से होते हैं, एक होता है जब इमेज नियर पॉइंट पर बने, इमेज नियर पॉइंट पर तो बनी रही थी, एक वो फॉर्मूला तो था ही, मगर फोकल लेंथ के टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए। फोकल लेंथ के टर्म्स में निकालने के लिए एक ही रास्ता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ ही तो एफ ही है। फाइनल इमेज आईपीस कहां पे बना रहा था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ऑब्जेक्ट जो है वो तो यूई सामने रखी थी तो माइनस का यूई, तो ये आपके पास 1/ue की वैल्यू क्या आ गई, इसको उधर ले गए तो ये आ गया 1/fe प्लस 1/d। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये था, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, vo अपॉन यूओ डी 1/ue, और 1/ue की वैल्यू यहां से उठाई और यहां रख दी, 1/fe प्लस 1/d। डी को अंदर ले जाओ तो यहां आ गया और यहां भी आ गया, d/fe प्लस d/d, d/d क्या हो जाएगा 1 प्लस d/fe, सो m आ गया माइनस का vo अपॉन यूओ 1 प्लस d/fe। और मैंने तुम सबको बताया था जब मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाया था कि d/ue को मैं 1 प्लस d/fe लिख सकता हूं। तो ये आपके पास आ गया मैग्निफिकेशन, किस केस में, जब फाइनल इमेज आपकी बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, यानी कि नियर पॉइंट पर। अब यहां पर दो तीन चीजें और आती हैं, आपसे कहा जाता है लेंथ ऑफ ट्यूब बताओ। लेंथ ऑफ ट्यूब अगर बताना है तो लेंथ ऑफ ट्यूब बताने के लिए आपको इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। फाइनल इमेज बना रहे थे एलडीडीवी पर, लेंथ ऑफ ट्यूब का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव से लेके आईपीस तक की लेंथ। अब इस लेंथ को अगर तुम देखो तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, ये लेंथ है वीओ के बराबर, और ये वाली लेंथ है यूई के बराबर। तो अगर ये वीओ हो गया, ये यूई हो गया, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी ट्यूब की, ट्यूब की आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी वीओ प्लस यूई। और मैग्नीट्यूड क्यों ले रहा हूं, क्योंकि लेंथ चाहिए, साइन कन्वेंशन मत रखना, वीओ प्लस यूई। आपके पास आंसर आ जाएगा निकलकर। यहां पर मुझे दो तीन चीजें और ऐड करनी है, और ये स्पेशल केसेस हैं सारे। आपका आंसर आ चुका है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा बता रहा है आपका बाबा आपको। अब एक्स्ट्रा क्या बता रहा है तो समझो, एक्स्ट्रा ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जो इमेज है, अब मैं आपको वीओ और यूओ ना दूं, अब मैं कैसे करूंगा अगर मुझे वीओ नहीं दिया जाए, मुझे वो दे देगा लेंथ ऑफ ट्यूब। अब एक बात बताओ, हम लोग जब इस डायग्राम को देखते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि जो यूई है, ये जो इमेज बन रही थी, ये वाली इमेज जो बन रही है, ये लेंस के बहुत पास में है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, तो ये बहुत पास में है। अगर बहुत पास में है तो हो सकता है कि इतने ज्यादा पास में हो ये कि ये लेंथ इतनी छोटी हो कि इसको नेग्लेक्ट कर दें। तो बाई चांस पेपर में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, किसके बारे में, आपको वीओ निकालने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो जो वीओ है वो वीओ यूई बहुत छोटा है, इफ यूई इज वेरी स्मॉल और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ ट्यूब इज नियरली इक्वल टू वीओ, क्योंकि वीओ प्लस यूई जो है लेंथ ऑफ ट्यूब थी। अब यूई बहुत ही छोटा है और कोई तरीका नहीं है वीओ निकालने का, और मैग्निफिकेशन निकालना है, तो एम का फॉर्मूला आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली एल अपॉन यूओ माइनस का 1 प्लस d/fe। अभी भी नहीं मानते अपने पेपर सेटर, वो कई बार क्या करते हैं, वो कई बार ये करते हैं कि अपन को फंसा देते हैं। फंसा देते हैं कैसे, कि वो एल दे दिया, अब आपको वो यूओ नहीं देंगे। अब अगर यूओ नहीं दे रहे तो अब मैं क्या करूं, मैं क्या बोलता हूं कि मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के बाहर होनी चाहिए, फोकस के बाहर होनी चाहिए, कंसिडर्ड है, मगर फोकस के बहुत पास होती है। अब उन्होंने यूओ निकालने की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी तुमको। अब अगर नहीं दी और ये बहुत पास में है तो जो एफओ होगा लगभग वही यूओ होगा, अगर बहुत पास है तो इस केस में फिर आप क्या करो, इफ यूओ इज नॉट गिवन और कोई तरीका भी नहीं है आपको निकालने का, तो यूओ को नियरली एफओ मान लो। आपका आंसर आ जाएगा मैग्निफिकेशन का माइनस का एल अपॉन एफओ 1 प्लस d/fe। यही एकमात्र तरीका है आपके पास मैग्निफिकेशन निकालने का, मगर कंडीशन मैंने तुम्हें बता दी। ये फॉर्मूले किस कंडीशन में वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब आपके पास वीओ निकालने का कोई तरीका नहीं हो तो एल से साथ निकालो, और अगर यूओ निकालने का कोई तरीका नहीं है तो एफओ मान लो। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब अभी भी बाबा जी मानने वाले नहीं है ना। एक चीज और ऐड कर लेता हूं इसमें,
अगर मैं तुमसे कहूं मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए, तो तुम्हें मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए तो ऑब्जेक्ट को इधर लाओगे, मगर एफओ तो कम होना चाहिए ना, तब तो तुम ऑब्जेक्ट को पास में ला पाओगे। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए, हमको ऑब्जेक्ट को पास में रखना है, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कम होनी चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस भी कम होना चाहिए, मतलब कि दोनों के पावर ज्यादा होने चाहिए अगर माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए तो। और इस फॉर्मूले से वो क्लियर भी हो रहा है कि अगर आपका यूओ कम होगा, यूओ कब होगा, जब एफओ भी कम होगा, तो ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों की फोकल लेंथ कम होना चाहिए, यानी पावर ज्यादा होना चाहिए, तभी मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगा। अब एक केस और आता है, ये तो बच्चों जैसा हो गया अब तुम्हारे लिए। क्यों हो गया? अब वो तुमसे क्या कहेंगे, एक ऑब्जेक्ट है, अब आपको फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनानी है। फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पर बनानी है तो भाई ये जो पॉइंट है ये आपका एफ ही हो गया, मतलब इसने जो इमेज बनाई वो पहले ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में थी, अब ये जो इमेज है ये फोकस पर ही है। अगर ये इमेज फोकस पर है गुग्गू, तो तुम्हारा यूई किसके बराबर हो गया, एफ ई के बराबर हो गया। तो माइनस वीओ अपॉन यूओ डी बाई यूई था, यूई की जगह पे एफ ई रख दो, आंसर आ गया। और लेंथ ऑफ ट्यूब में भी वीओ प्लस यूई, यूई की जगह पर एफ ई रख दो, आंसर आ जाएगा। और ये इमेज जो बन रही है पहले वाले के कारण वो इसके फोकस पर बन रही है, और अगर फोकस पर बन रही है तो ये रेज जो है पैरेलल हैं और ऐसा लगेगा इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो ये एक और आपके पास केस हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अपन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन सीखा, अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूले सीखे, लेंथ ऑफ ट्यूब सीखी, फाइनल फॉर्मूला सीखा, रे डायग्राम सीखा, सारी चीजें सीख ली इस वीडियो में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के में इसके अलावा कुछ नहीं बचता, सिर्फ न्यूमेरिकल बचते हैं। किसका मन नहीं करता कि यूनिवर्स की सारी चीजों को घर पे छत पर जाकर देखना शुरू करें, मतलब वो सैटर्न है उसके रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, वो जुपिटर है देखो यार उसके इतने सारे मून्स हैं, किसका मन नहीं करता यार देखने का। और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट की हमें जरूरत पड़ती है वो है टेलीस्कोप। हम तो वो बाइनाकुलर खरीद के लाते हैं और उससे पता नहीं कहां कहां तक की देखने की कोशिशें कर लेते हैं, बट एक्चुअली में टेलीस्कोप जो है वो बहुत दूर का देखने के बहुत काम आता है। और उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो हमारे सिलेबस में। तो चलिए पढ़ते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो तुम्हारी इंफिनिटी पर ही बैठी हुई है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर बैठी हुई है तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। किस चीज के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता? ऑब्जेक्ट को पास में लाने का। और अगर पास में होती तो यार टेलीस्कोप की जरूरत क्या थी, मतलब लॉजिक ही नहीं है ना। तो ये रेज जो आ रही है हमारी, ये इन्फिनिटी से आ रही है। अब ये जो इन्फिनिटी से हमारी रेज आ रही थी वो ऑब्वियसली पैरेलल होंगी आपस में, बट जरूरी नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये रे अपनी आ गई इन्फिनिटी से, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई अनडिविएटेड, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है तुम्हारा, और एक रे को हम यहां से लेकर आए। अब आप में से कई लोगों को यह लगेगा कि ये जो रे आ रही है ये फोकस से जाएगी। भैया ये फोकस से नहीं जाएगी, पैरेलल आने वाली रे फोकस से जाती है। ये तो पहले से ही बैंड है तो और बैंड हो जाएगी, तो पहले ही फोकस से पहले ही प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी। हां, जो इमेज बनेगी दैट इमेज विल बी एट फोकस, ये एफओ है। सो फाइनली योर इमेज विल बी एट एफओ, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस पे बनती है। बट अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, और रेज पैरेलल तो हैं मगर प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ इंक्लाइंड है, तो इमेज बनती है फोकल प्लेन में। तो फाइनली ये आपके पास बन गई इमेज। अब जैसा हम पहले करते आए थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी वैसा ही करेंगे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में करते आए थे, कि भैया ये जो इमेज बनेगी ये इसके आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। और अगर ये इसके बीच में कहीं पर बनेगी तो ऑब्वियसली जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, इनलार्ज बनेगी, और उससे हम कहां पर बनाएंगे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। और यहां पर ये जो अपने पास डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली योर यूई, ये यूई हो जाएगा, ये अपने पास यूई हो गया। ठीक है, ये जो है, ये जो इमेज बन रही है किसके कारण, ऑब्जेक्टिव के कारण। ये आईपीस के लिए किसकी तरह काम करेगी, ये आईपीस के लिए काम करेगी एज व्हाट, किसकी तरह, आईपीस के लिए काम करेगी एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर अभी तुमको इसमें कंपैरेटिवली कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, बट ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर होता है वो बहुत बड़ा होता है, और तुम एक्चुअली पेपर में इसको बड़ा ही बनाना। क्यों बड़ा बनाना, उसका लॉजिक बता रहा हूं। इसको इसीलिए बड़ा बनाना क्योंकि डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बड़ा इसीलिए इसको बनाना क्योंकि हम जो रेज चाहिए दूर से, जो सन से रेज आ रही हैं या जो स्टार्स से रेज आ रही हैं, सन तो बहुत, फिर भी बहुत रेज, बहुत ज्यादा रेज भेज रहा है, बहुत दूर के स्टार से कोई रेज आ रही है, बहुत छोटी सी आ रही है, बहुत कम आ रही हैं। इनफैक्ट जब वो हमारी आंखों में आई तो पता चला हो सकता है कि वो स्टार अब जिंदा ही ना रहा हो,
खत्म हो चुका हो वो स्टार। तो जब वो रेज आ रही हैं तो वो रेज जो हैं वो बहुत कम है। अगर वो बहुत कम है तो भैया अपर्चर ज्यादा होगा तो ज्यादा रेज अंदर आ जाएंगी, इसीलिए इसका अपर्चर ज्यादा रखना, क्लियर इमेज बनेगी। बस इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता है। इसने जो इमेज बनाई इसके फोकस पे बनाई, वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में थी। एक रे तो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड चली गई, दूसरी रे हमारी पैरेलल गई, और जो पैरेलल रे गई उसको हमने ऑब्वियसली कन्वर्ज होगी और ये फोकस से पास होगी, यहां पर इसका फोकस होगा, और जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहां से आती हुई दिखेगी। मैंने तुमसे हमेशा कहा है इस रे पे तुम्हारा पूरा कंट्रोल है, इस रे पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसको तो सबसे पहले भगा दो। अब दूसरी वाली रे को कितना तुमको डाइवर्ज करना है ये तुम पर है। जहां पर भी इमेज बनानी है वहां पर ऐसा अपना स्केल रखो, रे को जाने दो, पीछे इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दो, ये बन गई आपके पास फाइनल इमेज। ठीक है, बस दैट्स इट। अब यहां पर जब अपन मैग्निफिकेशन की बातें करते हैं तो मैग्निफिकेशन में इमेज को अपन कहां पर बनाएंगे, नियर पॉइंट पर, ताकि बड़ी बने और हमारी आंखों के पास में रहे। और हमने ये कहा था कि हम 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास तो इमेज बना ही नहीं सकते, तो एलडीडीवी पर अपन ने इमेज बना ली, एंगल हो गया बीटा। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को अब तुम पास ला नहीं सकते, नहीं तो टेलीस्कोप की जरूरत क्या थी। तो इसीलिए यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। माइक्रोस्कोप में हम बोलते थे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एलडीडीवी, वहां से जो एंगल बना रही है, यहां पर हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। और इसीलिए अगर एंगल अपना कम बनेगा तो इसको थीटा लिख देंगे, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा बीटा बाय अल्फा की जगह 10 बीटा बाय 10 अल्फा। अब देखो ये आपके पास ऑब्जेक्ट थी, ये इंफिनिटी से रेज आ रही थी, तो ये जो अपने पास एंगल बना ये एंगल हो गया अल्फा, वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल भी हो गया अल्फा। इसके बाद ये जो हमारे पास फाइनल इमेज बन रही थी, ये बन रही थी फाइनल इमेज, मैं हटा देता हूं इसको, ये फाइनल इमेज बन रही थी आपके पास। अगर ये फाइनल इमेज बन रही थी आपके पास तो ये अपन ने किस पे बनाया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। तो ये जो अपने आईज पर एंगल बनाएगा वो एंगल कितना होगा, बीटा। फिर मैंने वही कहा, बड़ा ट्राइंगल लेके बीटा निकालूं या ये छोटा वाला ट्राइंगल लेके बीटा निकालूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बीटा तो बीटा ही है। तो छोटे ट्राइंगल से फायदा है, तो अब मैंने निकाल दिया 10 बीटा। 10 बीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन ओ ई बी डैश, ये वाली डिस्टेंस बेस, तो ये आ गया। और ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारी, यूई के बराबर, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस यूई क्योंकि इस तरफ है। सो ये आ गया ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यूई 10 बीटा। 10 अल्फा के लिए ये ट्राइंगल दिखना चाहिए, ये देखो बहुत सड़ा सा ट्राइंगल है। 10 अल्फा कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हो गया ओ ए डैश, ए डैश बी डैश तो वही रहेगा ओ ए डैश। ये एक्चुअली में क्या है, ये इस ऑब्जेक्टिव का फोकस है, क्योंकि इमेज तो फोकस पे बन रही थी। तो ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस है, वो इसकी फोकल लेंथ के बराबर है। तो ये हो गया एफओ, एफओ रख दो, इस तरफ है इसीलिए प्लस। जैसे ही तुम ये 10 बीटा और ये 10 अल्फा कौन से फॉर्मूले में रखोगे, इस फॉर्मूले में रखोगे, m इज इक्वल टू 10 बीटा बाय 10 अल्फा। जैसे ही रखोगे क्या मिलेगा तुमको, मैग्निफिकेशन इज 10 बीटा, ये हो गया 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ये हो गया 10 अल्फा। ए डैश बी डैश कैंसिल, एफओ चला गया ऊपर, एफओ अपॉन यूई, ये आ गया आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। कुछ नहीं किया, डायग्राम में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर इमेज बनी उसके फोकस पे, किसके, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। ये जो इमेज है ये आईपीस के लिए किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। फाइनली एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी अपने पास, कहानी हो गई खत्म। वर्चुअल इमेज जो बार बार बन रही है ना, वो सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा ही हो रहा है हर बार। मैंने पूरी कोशिश करी, और जिन्होंने इस वीडियो को देखा इसके पहले वाले दोनों वीडियोस जरूर देखो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप भी। व्हेन फाइनल इमेज इज एट नियर पॉइंट, अगर नियर पॉइंट पर बन रही है तो देखो, अगर अपन के पास, मुझे अभी तक मैं यू के टर्म्स में आंसर निकाल रहा था, अब मुझे फोकल लेंथ के टर्म्स में चाहिए। तो 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। तुम्हारी इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, ऑब्जेक्ट सामने है इसीलिए माइनस यूई रख दो इसमें। तो ये हो जाएगा वीई की वैल्यू माइनस का डी, और यू को माइनस यूई से रिप्लेस कर दो, ये इधर चला गया। तो 1/UE की वैल्यू क्या आ गई, 1/FE प्लस 1/D। हमारा फॉर्मूला क्या था मैग्निफिकेशन का, माइनस का एफओ अपॉन यूई। इसमें 1/UE को अलग कर दें, 1/UE की वैल्यू यहां से उठाकर रख दें, क्या मिलेगा, एफओ 1/FE प्लस 1/D। आंसर ये है,
मगर अपनी बुक वाले नहीं मानते, वो क्या करते हैं Fe कॉमन ले लेते हैं। ले लो कॉमन, Fe कॉमन लिया तो यहां तो 1 बचेगा, मगर यहां तो था ही नहीं। जब यहां था नहीं तो इसमें Fe का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और Fe का डिवाइड, तो नीचे वाला Fe तो कॉमन आ गया, ऊपर वाला Fe बचेगा, तो यहां आ गया Fe/d। तो इस तरह से आपके पास ये फॉर्मूला बन गया मैग्निफिकेशन का। किसके टर्म्स में? Fe के टर्म्स में। पहला वाला फॉर्मूला था UE के टर्म्स में, तो UE के टर्म्स में भी आपको आ गया, पता कर गया, आपको Fe के टर्म्स में भी पता चल गया। अब आपसे बोला जाएगा मैग्निफिकेशन ज्यादा होना चाहिए। मैग्निफिकेशन ज्यादा कब होगा? ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा हो, FO डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड आईपीस की फोकल लेंथ कम हो। अगर FO की वैल्यू आपके पास बहुत ज्यादा हुई तो मैग्निफिकेशन ज्यादा, और Fe की वैल्यू आपके पास बहुत कम हुई तो मैग्निफिकेशन ज्यादा। अपर्चर किसका ज्यादा लिया जाएगा? अपर्चर होगा ऑब्जेक्टिव का ज्यादा, आईपीस का छोटा, ऑब्वियसली आंखों के हिसाब से होगा। और अपर्चर जितना ज्यादा होता है ना दोस्तों, उतना ज्यादा क्लियर आपकी इमेज बनती है, क्योंकि उतना ज्यादा रेज आएंगी, जितनी ज्यादा रेज आएंगी उतनी क्लियर इमेज बनेगी। अब अपने पास यहां पर पूछा जाएगा अगर इंफिनिटी पर हो तो, अरे भाई इंफिनिटी पर हो तो कोई टेंशन थोड़ी ना लेना है, ये आ गई आपके पास रेज, ये जो रेज आई ये ऑब्वियसली मिलेंगी तो FO पर ही। यहां पर जो FO है और ये जो Fe है, मतलब कि आईपीस का फोकस भी इसी पॉइंट पर है। अगर इसी पॉइंट पर है तो ये ऑब्जेक्ट जो इमेज बनी ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है और इसके फोकस पर ही है, तो ये रेज निकल जाएंगी पैरेलल, आपको लगेगा ये इंफिनिटी से आ रही हैं। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब UE किसके बराबर हो जाए? Fe के बराबर हो जाए, मतलब ये डिस्टेंस फोकल लेंथ आईपीस के बराबर हो जाए, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस का FO/Fe। खत्म कहानी, हटाओ बाल्टी, नल गए। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस FO/Fe। ये आ गया आपके पास मैग्निफिकेशन। अगर इस केस में मैं तुमसे कहूं लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आएगा, तो देखो ये डिस्टेंस हो गई FO, यहां तक की डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस हो गई आपके पास Fe। तो FO प्लस Fe, अगर लेंथ ऑफ ट्यूब मांग लिया तो आंसर आ जाएगा FO प्लस Fe। इसके प्रीवियस केस को देखो, अगर इस केस में LDDV के केस में आपसे बोला गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब, तो ये आ जाएगा FO, यहां तो इमेज बनेगी, और ये डिस्टेंस हो जाएगी UE। तो लेंथ ऑफ ट्यूब इस केस में आपके पास आ जाएगी, जब आप मैग्निफिकेशन की बातें कर रहे होगे और LDDV पर यानी नियर पॉइंट पर आपकी इमेज बन रही होगी, तो लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाएगी FO प्लस UE। दैट्स इट, कहानी खत्म, हटाओ बाल्टी, नल गए। आपके पास लेंथ ऑफ ट्यूब आपने निकाल दिया, आपने रे डायग्राम समझा, अपर्चर ज्यादा क्यों होता है ये समझा, मैग्निफिकेशन पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए ये समझा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कैसे है ये भी आपने समझ लिया, सपोर्ट कैसे करना है ये भी आपने समझ लिया। मार्क्स तो आएंगे, मार्क्स के पापा को भी आना पड़ेगा। टेलीस्कोप पढ़ा है साहब हम लोगों ने, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिसमें लेंस लगे होते हैं। हम सोचते हैं आज तक कि जितने भी लेंस लगे हुए टेलीस्कोप होते हैं यही बहुत दूर दूर की ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आते हैं। ये किसी के काम नहीं आते भाई, ये तो लोकल एरिया में काम आते हैं, बाइनोकुलर बनाने के काम आते हैं। जो सबसे बड़ा रिफ्रैक्टिंग टाइप लेंस वाला है उसका डायमीटर है मतलब 1 मीटर के अराउंड, मगर ये सब ज्यादा काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है वो जरूर बताऊंगा, मगर काम के कौन से हैं जो स्टार्स वगैरह को देखने काम आते हैं। हबल टेलीस्कोप के अंदर भी वो लगे हुए हैं, वो होते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप, यानी कि बेसिकली इनमें यूज होता है मिरर। तो चलिए पढ़ते हैं, बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स की। देखो यार बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास, तुम्हारे सिलेबस में एज सच उन्होंने मेंशन नहीं किया है रिफ्लेक्टिंग में टाइप्स बताओ, बट हाँ हमारे पास दोनों आ सकते हैं, इसीलिए हमने दोनों सीखने की कोशिश करी। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप अपने पास 2 तरह का होता है, एक है अपने पास न्यूटोनियन टेलीस्कोप और दूसरा होता है अपने पास कैसिग्रेन टेलीस्कोप। ठीक है, ये दोनों टाइप के टेलीस्कोप हैं, नाम से नहीं आएंगे। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आएगा तो आप इनमें से कोई सा भी बना सकते हो। जनरली सब कैसिग्रेन प्रेफर कर रहे हैं, इसीलिए मैंने भी सबसे पहला डायग्राम जो लिया समझाने के लिए वो कैसिग्रेन लिया। और यहाँ एक गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज ये है कि तुम्हें यहाँ पर कोई डेरिवेशन नहीं करना है, तुमको सिर्फ और सिर्फ रे डायग्राम बनाना है और डिफरेंस पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्रैक्टिंग टाइप में डिफरेंस क्या है। तो बहुत शॉर्ट में अपन इस काम को खत्म कर देते हैं। तो ये जो आया तुम्हारे सामने फिगर, ये तुम्हारे पास है कैसिग्रेन टेलीस्कोप। क्या कहता है कैसिग्रेन टेलीस्कोप? बहुत सिंपल कहता है भाई, ये आपके पास थी ट्यूब, ये आपके पास एक ट्यूब है, ये जो दिख रहा है एंड आपके, ये एक ट्यूब है, ये सर्कुलर सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है बड़ी सी, ठीक है।
अब इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, जितना ज्यादा इसका डायमीटर होगा उतनी ज्यादा रेस को ये अंदर आने देगी, और जितनी ज्यादा रेज अंदर आएंगी उतनी ब्राइट इमेज बनेगी। बेसिकली जितने भी हमारे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैं, इन सब में हम लोग एक मिरर यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव, एज अ ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव मिरर है। हम लोग पहले यूज कर रहे थे ऑब्जेक्टिव लेंस, रिफ्रैक्शन होता था वहां पर, इसीलिए उसको रिफ्रैक्टिंग टाइप कहते थे। यहां पर अपन मिरर यूज कर रहे हैं। बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम है वो दूर से आने वाली रेस को एक जगह पर फोकस करवाना, ठीक है। तो यहां पर वो काम कर रहा था कौन, पहले एक लेंस। अब ये काम कौन कर रहा है अपने लिए, ये काम कर रहा है एक मिरर, इसीलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें हमारे पास एक ये मिरर लगा हुआ है, ये सेक्शन मिरर का है। ये आपके पास आई रे, बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल डायग्राम है। रे आई, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ऑब्वियसली ये रे जाकर मिलती इसके फोकस पे, यहां से भी एक रे ये आ रही है आपके पास, और ये वाली रे भी जाकर कहां पर मिलती है, इसके फोकस पर। बट हमने फोकस के पहले यहां पर एक सेकेंडरी मिरर रख दिया, और ये कौन सा मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव होता है, ऑब्जेक्टिव मिरर हमेशा कॉनकेव, ताकि कन्वर्ज करे एक जगह पर सारी रेस को, क्योंकि डाइवर्ज कर देगा ये तो, ठीक। और इसके फोकस पर अपन क्या रख देते हैं, इसके फोकस पर अपन रख देते हैं एक, फोकस से पहले ही एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये सेकेंडरी मिरर है। अब ये क्या करेगा, ये इन रेस को डाइवर्ट कर देगा इस सेंटर की तरफ। यहां पर सेंटर में लगा होता है आपका आईपीस। आप देखोगे कई बुक्स में ये जो आईपीस मैंने यहां दूर बना रखा है अपने डायग्राम में, ये यहीं लगा रहता है, ठीक है। उसको इतना दूर बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, और बना भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेन पर्पस जो अपना डायग्राम बनाने का था वो ये था कि जो मिरर है वो मिरर आप कैसे यूज कर रहे हो। बाकी यहां पर आप आईपीस बनाकर अपनी आई लगा दीजिए, थोड़ा सा दूर बनाकर रख दीजिए, ट्यूब की लेंथ बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं होने वाला। सो ये आपके पास कैसेग्रेन था, ये आई रेज, ये फोकस पर आ रही थी, बट उसके पहले ही अपन क्या रख देंगे, एक कॉन्वेक्स मिरर, ये इन रेस को सेंटर की तरफ कर देगा, यहां आईपीस से सीधे आंखों में चली जाएगी। कैसेग्रेन टेलीस्कोप आपके सामने खत्म। बहुत सिंपल, और इसके रे डायग्राम में भी बहुत मेहनत नहीं है। ये आई रेस, ये इसके फोकस पे जा रही थी, कॉन्वेक्स लगा हुआ था, ये सेंटर के अंदर आ गई आईपीस से सीधे आंखों में। अब आता है अपने पास न्यूटोनियन। इसमें और कैसेग्रेन में और न्यूटोनियन में अंतर क्या है, देखो यार क्या है, आप बहुत बड़ा सा टेलीस्कोप लगा के बैठे हो, सपोज करो आप टेरेस पे लगा के बैठे हो टेलीस्कोप। अब वो टेलीस्कोप ऐसा था, अब तुम्हें देखना है तो तुम ऐसे नीचे घुसे जा रहे हो उसके नीचे, बिल्कुल ऐसे देखने के लिए। इससे बचने के लिए न्यूटन ने क्या करा, ये जो न्यूटोनियन टेलीस्कोप है इसमें उन्होंने एक जुगाड़ लगाई। भाई ट्यूब तो वही है, ट्यूब वही है, ठीक है। ये ट्यूब अपने पास, ये जो रेज आई इंफिनिटी से, ये हमारे पास जैसा पहले था कॉनकेव मिरर, आज भी ये कॉनकेव मिरर है। प्लेनो कॉनकेव बोल सकते हो, इस साइड से प्लेन है इसीलिए, अदरवाइज कॉनकेव मिरर बोलो चलेगा। ये ऑब्जेक्टिव मिरर हो गया, ठीक है। ये जो है ये रेस को फोकस करेगा कहां पर, इसके फोकस की तरफ। पहले कैसेग्रेन में हमने क्या किया था, कैसेग्रेन में हमने लगा के रखा था एक कॉन्वेक्स मिरर, यहां पर अपन क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर लगा देंगे। और ये प्लेन मिरर जो है, ये प्लेन मिरर क्या करता है, ये सेकेंडरी मिरर है। इस पर जो ये रेज आ रही हैं, ये ध्यान से देखो, ये एक रे यहां आई और एक रे, आप क्या करो पहले ये रेज बना लो, इसके बाद बीच में यहां पर एक मिरर लगा दो, और ये जो रेज हैं, ये रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर यहां पर साइड में अपन लगाते हैं आईपीस। और अब आपको किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऐसे उसके टेलीस्कोप के नीचे नहीं घुसना है, आप साइड से, ऐसे ट्यूब है, आप साइड से ऐसे देखोगे और आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगी जो वहां पर है। तो आप खड़े खड़े सिर्फ ऐसे अपने सिर को टिल्ट करके, ये टिल्ट करा अपने सिर को, और आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। ये न्यूटोनियन का फायदा है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, वहां कॉन्वेक्स था आपके पास मिरर, यहां प्लेन मिरर है सेकेंडरी मिरर। यहां पर आप साइड से देख रहे हो, वहां पर आप पीछे मिरर के जो ऑब्जेक्टिव मिरर था उसके बीच में ही होल था, वहां से आप देख रहे थे। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों रिफ्लेक्टिंग टाइप हैं, न्यूटोनियन या कैसेग्रेन, इसमें से कोई भी एक कर लो आपका काम हो जाएगा। अब ये क्यों पढ़ाया जाता है, ये बाद में ऐड हुए हैं सिलेबस में, क्यों पढ़ाया जाता है, फायदा ये है एक्चुअली में कि हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप अगर यूज करें, मतलब कि जिसमें लेंस हो, सिर्फ मिरर ना हो, तो उस केस में ऑब्जेक्टिव का जो लेंस है, द ऑब्जेक्टिव इज अ कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम, मतलब ऑब्जेक्टिव का काम। यहां पर ऑब्जेक्टिव इज अ कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, डिफरेंस देख रहे थे, वहां पर लेंस था, यहां पर एक मिरर है, ठीक। लेंस भारी, मिरर हल्का, लेंस महंगा, मिरर सस्ता,
दोनों काम हो गए, चीप हो गया। आराम से तुम उसकी एक अच्छी क्वालिटी का मिरर लगा दो, वो ज्यादा आसान है। अब जैसे सपोज करो लेंस है, अब लेंस को तुम सपोज ये तुम्हारे पास एक लेंस है, अब इस लेंस को तुम्हें अगर सपोर्ट देना है तो ऊपर से और नीचे से ही दे पाओगे। बट अगर तुम्हारे पास एक मिरर है तो उस मिरर को तुम पीछे से पूरा सपोर्ट दे सकते हो कि उसके अंदर तो रेस जा ही नहीं रही, तो तुम इसको आसानी से सपोर्ट भी दे सकते हो। लाइट वेट भी है और इजी टू मेड भी है और चीप भी है, मतलब हर एडवांटेज है इसके पास, ठीक है। हैंग करना आसान हो गया। अब इट सफर्स अ क्रोमैटिक एबरेशन। देखो भैया क्या होता है ना, जब भी अपने पास व्हाइट लाइट आती है और लेंस से पास होती है तो वो कलर्स में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। प्रॉब्लम इसको, इस डिफेक्ट को बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। ये पहले अपने सिलेबस में हुआ करता था, अब नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, बट हाँ पता होना चाहिए। तो ये डिफेक्ट था। अब इसको दूर करने के लिए महंगा लेंस लगता था, उसमें अपन को ऐसा कुछ करना पड़ता था कि वो कलर में डिवाइड ना हो, दो लेंसों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता था, एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं उसको अपन। क्यों इतनी मेहनत करें, काहे के लिए करें, जबकि काम भी नहीं आ रहा, मेहनत इतनी क्यों। इससे अच्छा मिरर लगाओ, मिरर में अंदर तो रे जा नहीं रही, रिफ्लेक्ट हो रही है, व्हाइट लाइट व्हाइट ही रिफ्लेक्ट होगी, तो क्रोमैटिक एबरेशन तो है ही नहीं। एक डिफेक्ट भी तुमने दूर कर लिया, सस्ता भी बना लिया, हल्का भी बना लिया, और क्या चाहिए। इसके बाद एक डिफेक्ट और होता है जिसको अपन बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। जो रेज, सुनो, जो रेज यहां से पास होती हैं, कहां से, पास से, वो रेज जो होती हैं वो ज्यादा बैंड हो जाती हैं, क्योंकि इनको मटेरियल के अंदर ज्यादा चलना पड़ता है, और जो रेज कॉर्नर से आती हैं वो कम बैंड होती हैं, तो आपको फोकस नहीं मिलता, आपको एक स्पॉट मिलता है। इसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। अगेन सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट पता होना चाहिए। अब इसको अपन यहां पर भी होगा, है ना। इसको दूर कैसे करें, तो अपन पैराबोलिक टाइप का मिरर ले लेते हैं। अब पैराबोलिक मिरर ले लिया तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि दूर वाला सिस्टम ही नहीं बचा, जो रेज आई वो बिल्कुल पैराबोलिक मिरर के अंदर गई और सेम पॉइंट पर आ जाएंगी, तो अपन स्फेरिकल एबरेशन को भी यहां पर दूर कर सकते हैं। इसके बाद एज अ लेंस, लार्ज अपर्चर कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, लार्ज अपर्चर नहीं बना सकते लेंस के केस में। एंड इट्स लाइट गैदरिंग पावर इज ऑल्सो लो, जो लाइट को गैदर करता है, क्योंकि जब लेंस के अंदर से पास होगी तो इंटेंसिटी थोड़ी तो कम होगी। यहां पर इस मिरर को बनाना बहुत आसान है, बहुत बड़े बड़े मिरर बनाए जा सकते हैं और हैं भी, ठीक है। इट इजीली मेड, सच टेलीस्कोप विल प्रोसेस मतलब बहुत ज्यादा लाइट गैदरिंग करेंगे ये, ठीक है। और इससे आप बहुत फेंट, मतलब बहुत दूर के टिमटिमा से हुए स्टार्स को भी देख सकते हो, बट इसके अंदर क्या एब्जॉर्प्शन हो जाएगा लाइट का, तो इस कारण से आप उन फेंट स्टार्स को नहीं देख सकते। तो ये आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, किसके, रिफ्रैक्टिंग टाइप के और रिफ्लेक्टिंग टाइप के, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं। बाइनोकुलर जो होता है ना अपना, वो तुम दूसरों के यहाँ मतलब जो भी है झाका झुकी जो करते हो, बड़ा हरामी हो बेटा, वो जो है वो रिफ्रैक्टिंग टाइप है। और जो अपन बाहर के लिए देखने के लिए करेंगे बड़े बड़े से, इनफैक्ट जितना बड़ा डायमीटर होता है ना किसी भी टेलीस्कोप का, मुझे जब भी टेलीस्कोप की बात करता हूं तो याद आ जाता है सुशांत सिंह। उसकी फोटोज थी बहुत सारी, इंजीनियर आदमी, और बहुत सारी फोटोज ऐसी थी जिसमें वो टेलीस्कोप के साथ रात को स्काई का जो नाइट वॉच होता था वो करता था, बिल्कुल स्काई का देखता था अब दूर दूर के स्टार्स को। और उसके जो टेलीस्कोप्स थे वो मैंने देखे थे, वो न्यूटोनियन टाइप के थे, बहुत बड़ा डायमीटर था, बड़े आसानी से उसमें कलरफुल आपको प्लैनेट्स दिखते हैं, स्टार्स दिखते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही क्लासी। हाँ वो ऑब्वियसली तुमको उसके लिए एक ऑब्जर्वेटरी जाना पड़ेगा, जाना कभी देखकर जरूर आना। इस अच्छे नोट के साथ अपन रे ऑप्टिक्स को कह देते हैं टाटा बाय बाय। जिस तरह से रे ऑप्टिक्स को टाटा बाय बाय कहा, अब अपन बुलाने वाले हैं किसको, वेव ऑप्टिक्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, और इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेव ऑप्टिक्स के साथ, इसी प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा। अभी तक अपन लोग कर रहे थे डेरिवेशंस, तो भाई बिना न्यूमेरिकल के डेरिवेशन का क्या होगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो चलिए अब अपन कर लेते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल, शॉर्ट, प्रिसाइज, सारी वैरायटी को कवर करते हुए करते हैं अपन कुछ न्यूमेरिकल्स। तो यार ये रहा तुम्हारे सामने पहला न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है ये अपन से भाई, सबसे पहले तो गिवन डेटा, मैंने हमेशा कहा है ना, गिवन, फॉर्मूला, यूनिट, ये तीन चीजें अपने ध्यान रखने की हैं। सबसे पहले ये देखो, यू आर गिवन अ टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 1.25
एंड 5 सेंटीमीटर टू डिजाइन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब कि ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, 2 फोकल लेंथ दे रखी हैं। हमें पता है, ये प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अपन को ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम चाहिए ताकि यू नॉट कम हो सके, ऑब्जेक्ट को पास रख सकें। तो ये हो गया एफओ, ये हो गया एफई। एफओ का क्या मतलब है? एफओ मतलब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्ट के पास में होगा, और एफई मतलब आईपीस मतलब जो आंखों के पास लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ दे रखी है। अब क्या कहा? इट इज डिजायर्ड टू हैव अ मैग्निफिकेशन ऑफ 30, मतलब मैग्निफिकेशन भी दे दिया हमको 30। फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, मतलब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालकर हमको लेकर आना है। अब यार इस केस में अगर अपन देखें तो मुझे एफओ दिख रहा है यहां पर 1.25 सेंटीमीटर, मुझे यहां पर एफई भी दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, मुझे यहां पर मैग्निफिकेशन भी दिख रहा है। ऑब्वियसली हमारे पास फाइनल इमेज तो वर्चुअल बन रही है, मगर एक रियल ऑब्जेक्ट की इमेज पहला वाला लेंस तो रियल बनाता है ना। मतलब अगर तुम्हें वो पुराना वाला वीडियो याद है तो समझ पा रहे हो, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो उसकी। मैग्निफिकेशन अपने पास आ गया -30। अब अगर मैग्निफिकेशन भी तुम्हारे पास 30 है और तुमको लेंथ निकाल कर लानी है, अगर तुम यहां पर समझो, जब कुछ नहीं कहा जाता, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब कुछ नहीं कहा जाता तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम नॉर्मल एडजस्टमेंट मानते हैं, मतलब कि हमारी जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है। ठीक है, अब इस केस में आपसे कहा गया एल निकालो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद आना चाहिए। याद क्या आना चाहिए? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस डी बाय FE। अब मेरे सामने प्रॉब्लम खड़ी हुई, और वो प्रॉब्लम ये है कि D तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर, FE मुझे पता है, मुझे FO पता है, मगर मुझे VO भी नहीं पता और मुझे UO भी नहीं पता, और मेरे पास कोई डेटा नहीं है उसको निकालने का। तो मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी अपने पास ऐसा कुछ आए तो अपन लोग ये कहते हैं कि जो VO है वो नियरली लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के बराबर है, यानी कि VO L के बराबर हो गया। और UO जो है, अगर तुम्हें इमेज याद आए तो हम लोगों ने कुछ ऐसा बनाया था अपना माइक्रोस्कोप, और ये जो ऑब्जेक्ट रखते थे इसको फोकस के बहुत पास रखते थे, तो UO को अपन नियरली FO मान सकते हैं। तो ये UO की जगह पर आ जाएगा FO 1 प्लस डी बाय FE। लो भाई, कहानी हो गई खत्म। मैग्निफिकेशन -30, लेंथ तुम्हें निकालना है, FO तुम्हें पता है, D तुम्हें पता है, FE तुम्हें पता है, निकल आएगी तुम्हारी लेंथ। जल्दी से शुरू हो जाओ। तो तुम लोगों ने मुझसे पहले कर लिया होगा, मुझे पक्का भरोसा है। अब अगर अपन यहां पर देखें तो ये 30 है, माइनस से माइनस कैंसिल, अगर ये कैंसिल हो गया तो ये L FO की वैल्यू 1.25, 1 प्लस D हो गया अपने पास 25 नियर पॉइंट ऑफ आई, FE की वैल्यू हो गई 5। अब तुम में से कई लोग कह रहे होंगे कि बाबा जी अगर हम लोग यहां पर इन्फिनिटी वाला केस मान लेते तो, यहां नहीं दिया है तो इन्फिनिटी, भैया वो तो इन्फिनिटी भी मान लो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स काटे जाएंगे, कुछ ना कुछ मार्क्स तो दिए ही जाएंगे, ये बात पक्की है। और तुम्हें लग रहा होगा कि बाबा जी आपने हमारा दिमाग कैसे पढ़ लिया, तो दिमाग कुछ नहीं पढ़ा है बाबा जी ने, बस तुम्हारी तरह सोचकर सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये हो जाएगा हमारे पास, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 6, यहां पर है 30, 6 से 30 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 1.25 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 1.25 बन जाएगा 6.25। ये आपके पास है इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर। द लेंथ ऑफ द ट्यूब और द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 6.25 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन पर ध्यान लगाए रखो। A compound microscope uses an objective lens of focal length 4 सेंटीमीटर, मतलब कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ मतलब कि मुझे गिवन हो गया FO की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर, मैं गिवन लिखता जा रहा हूं। एंड आईपीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब FE की वैल्यू दे दी मुझे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर, अगर ये अपने पास एक ऑब्जेक्टिव है, ये अपने पास आईपीस है, तो ऑब्जेक्ट को जो रखा गया है वो रखा गया है 6 सेंटीमीटर पे, मतलब कि ये हो गया आपके पास UO, ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस होती है ना ऑब्जेक्ट की, तो ये हो गया UO कितना हो गया आपका -6 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि सामने है, इसी से रेस चलेंगी और हमें डिस्टेंस के लिए अपोजिट आना पड़ेगा मेजर करते टाइम। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब M निकाल कर लाना है,
ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला तो अपन लोग मैग्निफिकेशन कौन सा मानेंगे, नॉर्मल एडजस्टमेंट मान के चलेंगे। ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्यूब, यानी कि एल भी निकाल कर लाना है। अब यहां पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो तुम लिख जाओगे, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिखोगे तुम लिखोगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस का VO अपॉन UO 1 प्लस डी बाय FE। अब जब भी ऐसा फॉर्मूला लिखो, पता है मैं क्या करता हूं, मैं ये देखता हूं कि मुझे जरूरत किस चीज की है। यहां पर मुझे UO दिया हुआ था, बिल्कुल दिया हुआ है। मुझे D पता है 25 सेंटीमीटर होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मुझे FE पता है, D बिल्कुल पता है। क्या मुझे VO पता है? नहीं पता। क्या मैं इसका यूज कर सकता हूं किसी इस डेटा का और VO निकाल सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे? मुझे FO पता है, मुझे UO पता है, तो क्या मैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के फॉर्मूले से v निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता। और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा काम आएगा लेंस फॉर्मूला, जब तुम्हें f और v दिया हो या f और u दिया हो और v निकालना हो। तीन में से दो कोई चीजें दी हो और अगर तीसरी चीज निकालनी है तो तुम्हारे काम आने वाला है सिर्फ और सिर्फ लेंस फॉर्मूला। तो अब यहां पर अपन लगा देते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? लेंस फॉर्मूला बोलता है 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। तो अब जरा जल्दी से FO की वैल्यू रखो 4, VO की वैल्यू तुम्हें चाहिए, UO की वैल्यू रख दो -6 और सॉल्व कर दो और VO की वैल्यू निकालो, जल्दी से निकालो। तो मैंने भी वही किया जो तुमसे कहा था करने के लिए। FO की वैल्यू रखी, UO की वैल्यू रखी, VO की वैल्यू मुझे निकालनी थी। माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, मगर इधर आकर ये हो जाएगा अपने पास फिर माइनस। 1/4 माइनस 1/6 एलसीएम आ जाएगा 24, 6 इधर 4 इधर, 6 माइनस 4 ये हो जाएगा 2/24। जैसे ही ये हुआ 2/24 V नॉट हो जाएगा इसका रिवर्स, यानी 24/2 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब जैसे ही ये 12 सेंटीमीटर हुआ, 12 सेंटीमीटर हुआ, भाई V नॉट आ चुका है 12, U नॉट तुम्हारे पास है 6, 1 प्लस डी की वैल्यू 25 और FE की वैल्यू हो गई 10। मैंने सारी वैल्यूज यहां पर रख दी। 12/6 बन गया 2, 1 प्लस 25/10 हो गया 2.5, 1 प्लस 2.5 हो गया 3.5, 3.5 इंटू 2 हो गया 7। आंसर आ गया मैग्निफिकेशन का 7, मतलब 7 टाइम्स बड़ी इमेज ये बनाकर दे रहा है जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया है। और यही अब हमारे पास देखो, हम कितने खुश हुए, अंदर से ऐसा आ गया, मतलब खुशी का फुब्बारा फूट गया, क्योंकि मैग्निफिकेशन का आंसर तो निकाल लिया अपन ने। और अपन यहीं पर अब एक गलती करेंगे, और वो गलती क्या होगी? वो गलती ये होगी कि अब अपन भूल जाएंगे कि उसने हमसे एक चीज और कहा था लेंथ ऑफ ट्यूब निकालने के लिए। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि एक आंसर निकालने में इतनी मेहनत लग गई कि आगे का कैसे करें। तो अब अपन को भूलना नहीं है कि हमें एक चीज और कैलकुलेट करनी है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट की यहां पर कहीं इमेज बनाता है, ये डिस्टेंस होती है VO, और ये जो इमेज है ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, ये होता है UE। तो हमारे पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिराइव की थी, वो आती है VO प्लस UE, ये आती है हमारे पास। अब VO तो तुम्हें पता है 12 है, UE तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। तो अब अगेन हमको किसकी मदद लेनी पड़ जाएगी? अब हमको अगेन मदद लेनी पड़ जाएगी हमारे लेंस फॉर्मूले की, यानी कि 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। अब इसमें फोकल लेंथ दे रखी थी 10 आईपीस की, V कहां पर इमेज बन रही है? 25 पर सामने बनती है, इसीलिए माइनस का 25 माइनस का 1/UE। अब UE तो निकालना था, इसको इधर लाओ तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/UE विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव मतलब कि सामने है। एलसीएम ले लो, इसका आएगा अपने पास 50, ये हो गया 5, ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 1/UE माइनस का, तो UE की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 50/7 विच इज 7.1 सेंटीमीटर। और जैसे ही UE आया, लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी VO प्लस मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, लेंथ निकाल रहे हैं। VO हमारे पास कितना था? VO हमारे पास था 12 और ये हमारे पास आ गया 7.1, आंसर आ गया 19.1 सेंटीमीटर। तो हमने इस केस में जो ध्यान रखने वाली बात थी, भाई ये क्वेश्चन हॉट लेवल का क्वेश्चन है, मगर करना क्या था? लेंस फॉर्मूला लगाना था 2 बार और माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, बस। इससे ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक और अच्छा क्वेश्चन कर लिया,
ये बहुत अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन था। अब अपन स्विच करेंगे टेलीस्कोप की तरफ। तो ये लो पहला क्वेश्चन टेलीस्कोप के लिए क्या कहा, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर। मतलब कि ऑब्जेक्टिव एफओ की वैल्यू 150 सेंटीमीटर हो गई, कॉन्वेक्स ही होता है इसीलिए प्लस। एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकल लेंथ मुझे दे दी 5 सेंटीमीटर। यहां पर जब टेलीस्कोप की बात करते हैं तो गौर करने वाली बात यह है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट, टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर। माइक्रोस्कोप में उल्टा था, एलडीडीवी को नॉर्मल एडजस्टमेंट मानते थे, यहां पर अपन कहां मानेंगे, इन्फिनिटी को नॉर्मल एडजस्टमेंट मानेंगे। तो अब ये दोनों दे दिया, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप व्यूइंग ऑब्जेक्ट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब क्या, मतलब कि आपकी जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पर बन रही है। और ये क्वेश्चन आते ही तुम अपनी जगह से उचक जाओगे, क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का एफओ अपॉन एफई। मैग्निफिकेशन हो जाएगा 150 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू माइनस का 30, यानी मैग्निफिकेशन डायरेक्ट आ गया एफओ अपॉन एफई से सीधे सीधे 30। अब जैसे ये आया हम फिर खुश, हम फिर भूल जाएंगे कि हमें तो कुछ और भी दिया है। अब उन्होंने ये कहा कि आप इस टेलीस्कोप का यूज करके 100 मीटर टॉल टावर को, मतलब दूर एक टावर है 100 मीटर बड़ा है, यानी ये मान लेते हैं 100 मीटर बड़ा टावर है, इसकी लेंथ हो गई 100 मीटर, ठीक है। इसको आप टेलीस्कोप से देख रहे हो, ये लो ऑब्जेक्टिव है टेलीस्कोप का, जो कि यहां से 3 किलोमीटर अवे है। 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, भूल मत जाना, ठीक है। What is the height of the image of the tower formed by the objective lens? ऑब्जेक्टिव मतलब अब अपन को माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को नहीं देखना है, अब अपन को सिर्फ एक लेंस को देखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा है। अब ये 3 किलोमीटर मतलब बहुत दूर। अब जब बहुत दूर है तो हम तो ये मान लेंगे ना कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर बैठा हुआ है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। मतलब कि ये डिस्टेंस एफओ के बराबर हो जाएगी। और फोकल लेंथ कितनी दे रखी थी, 150 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 मीटर। हमको तो हर चीज मीटर में चाहिए ना, तो 1.5 मीटर हो गया, 1.5 मीटर हो गया। अब मुझसे कहा गया कि यहां पर जो इसकी इमेज बन रही है उसका साइज क्या होगा, क्योंकि इसकी जो टार की इमेज बन रही है वो निकालना है। तो भैया साइज ऑफ इमेज चाहिए आपको, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है 100 मीटर है, आपको u पता है, आपको v पता है, बहुत बढ़िया। लो अपना फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन वाला, I/O इज इक्वल टू V/U। और नहीं तो सिमिलर ट्राइंगल के लॉजिक से करने की जरूरत ही नहीं है। आपको O दे रखा है, आपको I चाहिए, अगर आपको हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पिक्चर में आएगा। अब I चाहिए, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है अपने पास 100 मीटर, V मतलब कि कितनी डिस्टेंस फोकस पे बन रहा है, तो ये अपने पास हो गया 1.5, और क्योंकि ये इधर है इसीलिए ये हो गया अपने पास 3000। मैं यहां साइन क्यों नहीं रख रहा, साइन इसलिए नहीं रख रहा, रख भी दूंगा तो एक नीचे अपोजिट बन रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल होगा। अदरवाइज हमको सिर्फ लेंथ से मतलब है, तो वो लेंथ अपन निकाल रहे हैं, आप एंड में नेगेटिव लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे ही सॉल्व करोगे ये 2 जीरोस क्या हो गए, कैंसिल। अपने पास आंसर क्या निकल के आ रहा है, इसका एक 0 हटा दो, यहां से डेसिमल, तो यह आ गया नीचे 10। अब अगर आप देखो तो I की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ये आ रही है 15/300, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 15/3 × 100, ये हो गया आपके पास I इज इक्वल टू 5/100, यानी कि I इज इक्वल टू 0.05 मीटर, यानी कि आपके पास आंसर आ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो जो आपकी इमेज बन रही है दैट इमेज इज ऑफ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आप कहोगे बाबा जी 100 मीटर की 5 सेंटीमीटर लंबी इमेज बन रही है, क्या बड़ी बन रही होगी। भाई आंख के बहुत पास है, और आंख के बहुत पास 5 सेंटीमीटर भी बड़ा एंगल बनाएगा, इसीलिए ये चीज बड़ी दिखेगी अपन को। तो यहां पर अपने पास जो इमेज है, जो उस 100 मीटर टावर की जो हाइट आ रही थी, लेंथ आ रही थी यहां पर इमेज की, वो आ रही है 0.05 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था। अगर हाइट से रिलेटेड, साइज से रिलेटेड आ जाए, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को बिल्कुल मत भूलना, इससे आसान इस क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकता। अब अपन बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। मतलब आपको एफओ दे दिया, लो भाई बहुत बढ़िया, एफओ की वैल्यू आ गई आपके पास 140 सेंटीमीटर, एन आईपीस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब एफई की वैल्यू हो गई 5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया काम खत्म।
Find the magnifying power of the telescope for viewing distance object when the telescope is in normal adjustment, मतलब कि इंफिनिटी वाली बात हो गई। तो इसके अंदर 3 पॉइंट दिख रहे हैं मुझे, तो मैंने सबसे पहला पॉइंट को सॉल्व करना स्टार्ट करा। when image is at LDDV, image is at near point, और नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी पर है तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस का FO अपॉन FE, यानी कि मैग्निफिकेशन आ जाएगा 140/5 विथ नेगेटिव साइन, यानी आंसर आ गया माइनस का 28, ये आ गया मैग्निफिकेशन। इसके बाद क्या बोला, द फाइंड द इमेज मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लो भाई, इसका सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, जब इमेज कहां पर बने, तो जब आपकी इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है FO अपॉन FE 1 प्लस FE बाई D। D क्या होता था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फिर से देख लो, FO हो गया 140, FE हो गया 5, 1 प्लस FE हो गया 5 और D हो गया 25। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है मैग्निफिकेशन, माइनस का 28। ये आ गया आपके पास 1/5, क्योंकि 5 25 से कैंसिल हो रहा है, 1/5 0.2, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.2। ठीक है, जैसे ही हुआ तो m इज इक्वल टू माइनस का 28 इंटू 1.2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, मैग्निफिकेशन का आंसर आ जाएगा, क्या आ रहा है 12 8 कितना हो जाएगा, 12 8 96। बहुत बढ़िया, मुझे भी याद है ना, थोड़ा बहुत तो टेबल वेबल थोड़ी बहुत मैं भी मतलब जुगाड़ से कर लेता हूं। 12 इंटू 2 इज 24, 24 प्लस 9 33। So 33.6 is the magnification कब, when the image is at LDDV। इसके बाद क्या बोला, also find the separation between the objective lens and eyepiece। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच में सेपरेशन तुम्हें चाहिए, मतलब कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप चाहिए। तो इन दोनों केसेस में अगर मैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालूं, जब मेरी फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनती है, प्रीवियस वीडियो देख लो, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा ज्यादा डिटेल में। तो अपना आंसर आता है FO प्लस FE। FO कितना है 140, FE कितना है 5, लेंथ हो जाएगी 145 सेंटीमीटर। अगर आपको इस केस में निकालना है तो इस केस में आपका आंसर आता था लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का FO प्लस UE। अब अगर UE निकालना है तो अब UE निकालने के लिए किसकी मदद लेंगे, UE निकालने के लिए बताया था मैंने लेंस फॉर्मूले की मदद लोगे। अगर लेंस फॉर्मूले की मदद लोगे तो लेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। FE की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, VE की वैल्यू अपनी 25 पर इमेज बन रही है, UE अपन को चाहिए, जो चाहिए उसका साइन कभी रखते नहीं है। इसको इधर लाओ, जल्दी से सॉल्व करो। तो जैसे ही मैंने FE की वैल्यू यहां पर रखी, ये हो गई 5, ये हो गया, V की वैल्यू हो गई -25 क्योंकि नियर पॉइंट पर इमेज बन रही थी। UE की वैल्यू अपन को निकालनी है, इसको इधर लाओ, ये बन गया 1/5 प्लस 1/25 इज इक्वल टू माइनस का 1/UE। एलसीएम आ गया 25, 5 से गया 5 टाइम्स और ये 1। ठीक है, ये आ गया 25/6 रेसिप्रोकल किया तो, यानी 4.16 लगभग। जैसे ही आया माइनस साइन यहां लगा लो, क्योंकि ये तो अपने पास नेगेटिव है, मगर लेंथ निकालते टाइम तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो माइनस माइनस को भूल जाओ। 140 हो गया FO और आपका जो UE था वो हो गया 4.16, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 144.16 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप या डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। मैंने आपको वो वैरायटीज दिखा दी जो आपके एग्जाम में आई हुई हैं और जो आपके एग्जाम में आएंगी, और इतना काफी था। और भैया ये लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कम कर रहे हो ना, उसका रेट थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि अब वीडियोस के रेट भी बढ़ने वाले हैं। आ रहे हैं बाबाजी, लाइव आ रहे हैं, तुमसे बात करेंगे, बहुत जल्दी बात करेंगे इन सब टॉपिक्स पर। मगर अभी जो है नीचे वो लाइक वाला बटन जरूर दबा देना, सब्सक्रिप्शन अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबाजी की तरफ से जय हो।